नमस्कार दोस्तों, आज हम जीके जीएस में बिहार एसआई और बीपीएससी बिहार पुलिस का क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए, सबसे पहले चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, संतलतकालीन शासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो कौन होता था दोस्तों? सुल्तान होता था। संतलतकालीन शासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो सुल्तान होता था। ठीक है। अगला है, संतलत काल में किसके शासन काल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? तो लोधी वंश का था। ठीक है। संतलत काल में किसके शासन काल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? तो लोधी वंश का था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संतलत काल में मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो संतलत काल में दोस्तों मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस ए खलवत कहा जाता था। ठीक है। दीवाने ईसा किस विभाग से संबंधित था? तो दीवाने ईसा जो दोस्तों किस विभाग से संबंधित था? तो पत्राचार से संबंधित था। दीवाने इस्तिहाक विभाग के संस्थापक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक थे। कौन थे दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक। दीवान इस्तिहाक विभाग के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक थे। दीवान अर्ज विभाग के संस्थापक कौन थे? तो बलबन थे। कौन थे? बलबन थे। दीवान अर्ज विभाग के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो बलबन थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संतलत काल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। संतलत काल में लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। संतलत काल में सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या नाम दिया गया था? तो खास खेल नाम दिया गया था। संतलत काल में सुल्तान की अस्थाई सेना को क्या नाम दिया गया दोस्तों? तो खास खेल नाम दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, इबुक्ता प्रथा को समाप्त किस शासक द्वारा किया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इबुक्ता प्रथा को समाप्त किस शासक द्वारा किया गया दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत किस शासक द्वारा किया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत किस शासक द्वारा किया गया था दोस्तों? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। संतलत काल में पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि क्या कहलाती थी? तो खालसा भूमि कहलाती थी। क्या कहलाती थी? खालसी भूमि कहलाती थी। संतलत काल में पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहलाती थी? तो खालसा भूमि कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है, संतलत कालीन मुद्रा व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो संतलत कालीन मुद्रा व्यवस्था किस पर आधारित थी दोस्तों? चांदी के टीके और तांबे के दिरहम पर आधारित थे। ठीक है। संतलत कालीन मुद्रा व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो चांदी के टके और तांबे के दिरहम पर आधारित थे। ठीक है। संतलत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। कौन था प्रसिद्ध दोस्तों? तो देवल प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, संतलत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो देवल प्रसिद्ध था। ठीक है। दीवान ए बिजारत किस विभाग से संबंधित था? तो दीवान ए बिजारत किस विभाग से संबंधित था दोस्तों? तो वित्त विभाग से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है, इक्तेदारों को वंशानुगत किस शासक द्वारा बना दिया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बना दिया गया था। ठीक है। इक्तेदारों को वंशानुगत किस शासक द्वारा बना दिया गया था? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बना दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, संतलत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग थे। ठीक है। संतलत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे दोस्तों? तो तुर्क वर्ग के थे। अगला क्वेश्चन है, विराजत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ। विराजत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तो तुगलक वंश के अंतर्गत हुआ था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बलबन ने किया था। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो बलबन ने किया था। अगला क्वेश्चन है सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो सुल्तान होता था। कौन होता था दोस्तों? सुल्तान होता था। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता था? तो सुल्तान होता था। सल्तनत काल में किसके शासनकाल में अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था? तो लोदी वंश का था। सल्तनत काल में दीवान ए कज़ा किस विभाग से संबंधित था? तो न्याय विभाग से संबंधित था। सल्तनत काल में दीवान ए कज़ा किस विभाग से संबंधित था दोस्तों? तो न्याय विभाग से संबंधित था। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो बलबन का मकबरा है। ठीक है। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? तो बलबन का मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली थी। ठीक है। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली की भाषा में अग्रणी भूमिका निभाई थी। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो फतवा ए जहांगीरी में किया गया है। किसमें किया गया दोस्तों? फतवा ए जहांगीरी में किया गया है। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया है? तो फतवा ए जहांगीरी में किया गया है। नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। नवीन फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदुस्तानी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। फतवा ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो नियाउद्दीन बरनी है। कौन है दोस्तों? नियाउद्दीन बरनी है। फतवा ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो जियाउद्दीन बरनी है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली के मुसलमानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया था। दिल्ली के मुसलमानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी भाषा को। उखा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था। ठीक है। उखा मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा किया गया था। इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो बलबन के द्वारा किया गया था। सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस भाषा से संबंधित था? तो नियंत्रण विभाग से संबंधित था। सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग से संबंधित था? तो नियंत्रण विभाग से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है सल्तनत काल में दीवान ए रियासत रिसालत किस विभाग से संबंधित था? तो विदेशी विभाग से संबंधित था। सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग से संबंधित था? तो विदेश विभाग से संबंधित था। सल्तनत काल में जवाबित का संबंध किससे था? तो राजकीय कानूनों से था। सल्तनत काल में जवाबित का संबंध किससे था? तो राजकीय कानूनों से था। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो बाबर था। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था। बाबर के पिता उमर शेख मिर्ज़ा कहाँ का शासक था?
तो फरगाना के शासक थे। बाबर के पिता का क्या नाम था दोस्तों? तो उमर शेख मिर्ज़ा, जो कि कहाँ के शासक थे? तो फरगाना के शासक थे। बाबर फरगाना की गद्दी पर कब बैठा? तो 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर जो है फरगाना की गद्दी पर बैठा था। बाबर ने बादशाह की उपाधि कब धारण की थी? तो 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण किया था। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान किसके विरुद्ध था? तो यूसुफ जाति के विरुद्ध था, जो कि 1519 ईस्वी में। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान किसके विरुद्ध था? तो यूसुफ जाति के विरुद्ध था, जो कि 1519 ईस्वी में 1519 ईस्वी में प्रथम अभियान किया गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग कब किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, यानी कि 1526 ईस्वी में किया था। बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखानों का प्रयोग कब किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सागा के बीच मध्य कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर एवं राणा सागा के मध्य, यानी कि बाबर एवं राणा सागा के मध्य बीच कब हुआ था? तो 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, जिसमें कि बाबर विजय हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय एवं बाबर के मध्य कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1528 ईस्वी को हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध अफगानों एवं बाबर के मध्य कब हुआ था? तो घाघरा का युद्ध दोस्तों अफगानों एवं बाबर के मध्य कब हुआ था? तो 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था, जिसमें बाबर क्या हुआ था? विजय हुआ था। घाघरा का युद्ध अफगानों एवं बाबर के मध्य कब हुआ था? तो 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। ठीक है। बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कलंदर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी दोस्तों? तो कलंदर की उपाधि दी गई थी। बाबर को अपनी उदारता के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो कलंदर की उपाधि दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? तो गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा युद्ध में विजय के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी दोस्तों? तो गाजी की उपाधि धारण की थी। बाबर की मृत्यु कब हो गई थी? तो बाबर की मृत्यु जो दोस्तों 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गई थी। बाबर की मृत्यु कब हो गई थी? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हो गई थी। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को दोस्तों काबुल में दफनाया गया था। बाबर को कहाँ दफनाया गया था? तो बाबर को काबुल में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। बाबर किसके अनुयायी था? तो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरर की बाबर किसके अनुयायी था दोस्तों? तो ख्वाजा उबैदुल्ला अहरर की अनुयायी था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तुजुक ए बाबरी यानी कि बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? तो बाबर की आत्मकथा है। तुजुक ए बाबरी
यानी कि बाबरनामा किसकी आत्मकथा है? तो बाबर की आत्मकथा है। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा का युद्ध में दिया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो खानवा के युद्ध में दिया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ विजयनगर का उल्लेख किया है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो मेवाड़ विजयनगर की उल्लेख किया है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी ने करवाया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो मीर बांकी ने करवाया था। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग लगवाया था? तो बाबर ने लगवाया था। आगरा में किसने ज्यामितीय विधि से बाग लगवाया था? तो बाबर ने लगवाया था। किस विधि से लगवाया था दोस्तों? तो ज्यामितीय विधि से बाग लगवाया था। किसने? तो बाबर ने। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य की शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय थे। बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे दोस्तों? तो कृष्णदेव राय थे। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो कौन था दोस्तों? नुसरत शाह था। कौन था दोस्तों? नुसरत शाह था। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? नुसरत शाह था। अगला क्वेश्चन है, बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ था। कौन हुआ था दोस्तों? हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो हुमायूं हुआ था। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? तो हुमायूं जो है गद्दी पर 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को बैठा था। हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? तो दोस्तों हुमायूं जो है गद्दी पर बैठने से पहले बख्त ख्वासा का सूबेदार था। कहाँ का? बख्त ख्वासा का सूबेदार था। हुमायूं ने दीनपना नामक नए नगर की स्थापना कब की थी? तो 1533 ईस्वी में किया था। हुमायूं ने दीनपना नामक नए नगर की स्थापना कब की थी? तो 1533 ईस्वी में किया था। चौसा का युद्ध शेर खां एवं हुमायूं के मध्य कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। चौसा का युद्ध शेर खां एवं हुमायूं के मध्य कब हुआ था? तो 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शेर खां ने चौसा के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कौन सी पदवी ग्रहण की थी? तो शेरशाह की पदवी ग्रहण की थी। शेर खां ने चौसा के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में शेर खां ने चौसा के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कौन सी पदवी ग्रहण की थी? तो शेरशाह की पदवी ग्रहण की थी। पहले शेर खां ने चौसा के युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में कौन सी पदवी ग्रहण की थी दोस्तों? तो शेरशाह की पद ग्रहण की थी। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 17 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। किसके बीच हुआ था दोस्तों बिलग्राम का युद्ध? तो शेर खां एवं हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में किया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था? तो 1532 ईस्वी में किया था। हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किस वर्ष किया? तो 1530 ईस्वी में किया। ठीक है। हुमायूं ने कलिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? तो 1530 ईस्वी में किया था। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास
करता था? तो हुमायूं करता था। कौन करता था दोस्तों? हुमायूं। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? तो हुमायूं करता था। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? तो सरहिंद का युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1555 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? तो सरहिंद का युद्ध, जो कि हुआ था 1555 ईस्वी में। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो हुमायूं था। ठीक है। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था दोस्तों? तो हुमायूं था। हुमायूं की मृत्यु कब हो गई थी? तो हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हो गई थी, दिन पनाह स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर। हुमायूं की मृत्यु कब हो गई थी दोस्तों? तो 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हो गई थी, दिन पनाह स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर। हुमायूं द्वारा देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1931 ईस्वी में लड़ा गया था। हुमायूं द्वारा देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों? तो 1931 ईस्वी में लड़ा गया था। हुमायूं के बारे में किस इतिहासकार ने कहा कि हुमायूं गिरते गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहता था? तो लेन पुल ने। ठीक है। हुमायूं के बारे में किस इतिहासकार ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन में मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहता था? तो लेन पुल ने। हुमायूं नाम की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूं नामक रचना किसने किया था दोस्तों? तो गुलबदन बेगम ने किया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? तो हाजी बेगम के द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी हम इस तरह की वीडियो बना सके दोस्तों। और ये क्वेश्चन लगाने के बाद दोस्तों बिहार SI एवं BPSC में आप लोग अच्छा स्कोर कर पाइएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।